नमस्कार दोस्तों, आइए आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो सिद्धांत हैं इनको। मित्रों, जो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत है इनको हम SORT सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों, इसके बारे में हम बात करने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपके पास में इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा। उस बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हम जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे तो आपको उन सभी के नोटिफिकेशन, वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप उन वीडियो का तुरंत लाभ ले सकेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि में आप इसको शेयर कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि अपने जो यार दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और जो आगामी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती है, जैसे कि रीट है, सीट है, एस टेट है इत्यादि में साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो मित्रों साइकोलॉजी के इस इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है जो ये मतलब गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था SORT, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मित्रों। तो आइए हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं इस सिद्धांत की ओर। मित्रों, अधिगम के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है इसको हम SORT कहते हैं। SORT का मतलब हो गया स्टिमुलस ओरिनिज्म और रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस ओरिनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, तो मतलब ये जो SORT सिद्धांत है, ये SORT सिद्धांत, इसको मतलब SORT सिद्धांत किसने बनाया था, तो हम बात करते हैं वुडवर्थ की। मित्रों, वुडवर्थ यानी कि कोई भी प्राणी, वुडवर्थ का क्या कहना है कि कोई भी प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जब उद्दीपन उसके प्रभाव का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित होता हो। इसीलिए SR के विचार को SOR बनाने का श्रेय किसको दिया? वुडवर्थ को दिया। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, वुडवर्थ ने यह कहा है कि कोई भी प्राणी अनुक्रिया कब करता है, कोई भी प्राणी अनुक्रिया तब करता है कि वह जो उसको यानी कि उद्दीपक दिखाया हुआ है उसका प्रभाव, यानी कि वो उसके प्रभाव को जानता हो, यानी कि उसके प्रभाव को जानता हो, उसके महत्व को समझता हो, तो उसके ऊपर जो वह प्रभाव तभी पड़ेगा कि उसके बारे में वो थोड़ा बहुत जानता है। जैसे कि आपको बता दें, वो एक कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यानी कि बंदर को हम अदरक दिखाएंगे, बंदर को हम अदरक देंगे तो क्या है, वह अदरक का स्वाद जानता ही नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो क्या है, ये जो अदरक है यह बंदर के लिए उद्दीपक का काम नहीं करेगी। अर्थात जो उद्दीपक प्राणी में यदि प्रभाव डाले और उसका ज्ञान का प्रभाव उसके दिमाग में हो कि यार ये चीज़ है, यह हमारे इस प्रकार की उपयोगी है, यानी कि उस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उस वस्तु का प्राणी को ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के क्या है वह आगे कार्य करता है, अनुक्रिया करता है। तो मित्रों, इस सिद्धांत को पहले क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी कि उद्दीपन दिखाने के बाद में अनुक्रिया करता था, लेकिन उद्दीपन दिखने के बाद में भी उसका जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, ओरिनिज्म है, उसके बारे में वो सोचता है और उसका प्रभाव यदि वो उपयोगी है तो उसके बारे में अनुक्रिया करता है, स्टिमुलेशन की SOR। ये उद्दीपक है, इसके बारे में यदि वो ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि उसका ज्ञान है तो वह बाद में क्या है, अनुक्रिया करता है। तो मित्रों, ये जो SR थ्योरी है इसको SOR थ्योरी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वुडवर्थ को दिया जाता है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि SR थ्योरी को SOR बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यह दिया जाता है वुडवर्थ नामक जो वैज्ञानिक थे, इनको दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत की। मित्रों, जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत है इनमें गेस्टाल्ट सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। मित्रों, गेस्टाल्ट सिद्धांत को हम समग्रता या पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्रता या पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है यह कब दिया था? 1911 में मैक्स वर्दिमर ने, जो मैक्स वर्दिमर जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने दिया था। और मित्रों, इन्होंने कैसे दिया था?
जो थॉर्नडाइक इनके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसको खंडन करने के लिए, यानी कि जो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसका खंडन कर दिया इन्होंने। जो 1911 में ये सिद्धांत दिया किसने, मैक्स मर्दिवान ने। तो मैक्स मर्दिवान ने ये 1911 में सिद्धांत दिया, तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत का खंडन कर दिया और इन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी या कोई भी बालक प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता, ये प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं सीखता, यानी कि वह जो क्षेत्र है उसके बारे में उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर, उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ ज्ञान होगा, कुछ नॉलेज होगा, तभी वह उसके बारे में प्रोसेस कर सकता है। अचानक वह बिना, यानी कि वह त्रुटि एवं प्रयास करके नहीं सीख सकता। और ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक बात को ही बच्चा त्रुटि एवं प्रयास से सीखे, तो इसका इन्होंने खंडन किया। 1912 के अंतर्गत वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद नामक क्या है पुस्तक लिखी, गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक लिखी। और गेस्टाल्टवाद जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है, जर्मनी भाषा का शब्द है मित्रों। ये जर्मनी शब्द का भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो गेस्टाल्ट का जो जनक है ये किसको कहा जाता है मित्रों, तो गेस्टाल्टवाद का जनक का पूछे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले किसने दिया था, मैक्स मर्दिवर ने। तो मैक्स वर्दीमर ने यह सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्टवाद के जनक सर्वप्रथम पूछा जाए तो क्या है, ये हो जाएगा मैक्स मर्दिमर। यदि मैक्स मर्दिमर नहीं आए तो इनमें से इनके समर्थकों का भी नाम आ सकता है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक ये वर्दीमर को भी कहा जाता है, कोहलर को कहा जाता है, कोपका को कहा जाता है, लेविन को कहा जाता है, अल्पोर्ट को कहा जाता है। तो मित्रों ये सामूहिक रूप से ये गेस्टाल्टवाद के जनक है। लेकिन सबसे पहले जो देने का श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैक्स वर्दीमर को दिया जाता है। इन्होंने 1911 में थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया और 1912 में इन्होंने पुस्तक लिखी गेस्टाल्टवाद में। और गेस्टाल्टवाद शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था, 1912 में ही किया गया था। मित्रों इन्होंने कैसे समझाया, एक गेस्टाल्टवादी क्या, इनको क्या मानना है कि किस प्रकार से प्राणी में इनकी सोच पैदा होती है। तो जैसे कि इन्होंने एक पेड़ बता रखा है, जैसे ये पेड़ है और ये एक आदमी है, यहाँ पर आदमी है, तो ये आदमी है और यहाँ पर क्या है, एक शेर है। ये जंगल में चल रहा था, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पास में ये इस प्रकार का एक पेड़ था मित्रों, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जंगल में एक आदमी चल रहा था, इस दिशा से ये आदमी इधर चल रहा था, तो आगे शेर दिखाई दिया। किसने आदमी को शेर दिखाई दिया। तो ये शेर जैसे ही दिखाई दिया तो इसके दिमाग में आने लगी कि यदि नहीं भागेंगे तो मरेंगे और ये शेर अपने को खा जाएगा। तो इसके दिमाग में आया कि यार ये आदमी है, कभी पहले पेड़ में चढ़ने का अनुभव भी नहीं था, इसने कभी पेड़ में चढ़ा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको शेर ने देखा और यह पेड़ में चढ़ने का, यानी कि इधर भाग करके इधर जा रहा था, लेकिन इसने वापस पेड़ की तरफ भागा और पेड़ पे चढ़ने का प्रयास किया। और मित्रों ये प्रयास करने के बाद ऊपर ही ऊपर, यानी कि इतने ऊपर जाके बैठा कि जहाँ शेर पहुँच भी ना सके। तो मित्रों इससे हमको यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति में पहले यानी कि अनुभव हो या न हो, लेकिन जो परिस्थिति यदि उसके सामने है, उसका पूर्ण आकार, परिस्थिति का पूर्ण आकार, संपूर्ण आकार यदि सामने है, तो यानी कि उसके परिस्थिति का आकार सामने है, समस्या सामने है, तो उसमें सूझ उत्पन्न होगी और सूझ उत्पन्न होने के बाद वह जरूर उसमें बचने का प्रयास करेगा। तो मित्रों ये आदमी यानी कि इसमें चढ़ने का प्रयास किया और चढ़ भी गया। और मित्रों मरता क्या नहीं करता, ये इसको चढ़ना ही था, ये नहीं चढ़ता तो इसको शेर खा जाता। तो मित्रों इससे निष्कर्ष निकाला कि आदमी पूर्व ज्ञान के आधार पर, यानी कि इसने देखा होगा, कहीं देखा होगा कि पेड़ पे ऐसा चढ़ा जाता है, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर इसमें क्या है, सूझ उत्पन्न हुई कि हमको पेड़ पे चढ़ना है। सूझ या अंतर्दृष्टि इसको बोल सकते हैं अपन, सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई। और अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने के बाद में इसको क्या है, आहा अनुभव हुआ। आहा अनुभव से ही, यानी कि इसने किसी को पेड़ में चढ़ते हुए, खुद तो नहीं जानता था, लेकिन किसी को पेड़ में चढ़ते हुए देखा होगा या इसने खुद अनुभव किया होगा कि हम पेड़ में इस प्रकार से चढ़ सकते हैं। तो यानी कि इसके दिमाग में जो सोचा, प्रक्रिया चली, इसी को क्या कहा जाता है, आहा अनुभव कहा जाता है। और आहा अनुभव होने के बाद में व्यवहार में क्या है, परिवर्तन हुआ। और व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है मित्रों,
अधिगम कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति में सबसे पहले पूर्व ज्ञान आता है, उसके बाद में सूझ या अंतर्दृष्टि आती है, फिर उसका अनुभव होता है और फिर व्यवहार में वह क्या है, परिवर्तन कर लेता है और इस प्रकार से उसको अधिगम की प्राप्ति होती है। तो गेस्टाल्टवादियों ने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कैसे हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। मित्रों, जो आपने उपयुक्त आरेख है, इससे क्या है, गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर सूझ या अंतर्दृष्टि पैदा करता है और जब समस्या समग्र रूप से यानी कि उसके संपूर्ण समस्या उसके सामने होती है, इसीलिए गेस्टाल्टवादियों ने इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का या समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है इसको मित्रों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, कुछ भी नाम आ सकता है इसका। तो इन्होंने यह व्यवहार में परिवर्तन इस प्रकार बताया कि जो शेर दिखाई दिया उससे क्या है, उसने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको क्या है, अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई और ये समस्या पूर्णाकार है, यानी पूरी समस्या सामने होने के कारण उसने क्या है, अपना बचाव पक्ष ढूंढ लिया और इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसने कुछ करना सीख लिया। तो यही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है और इसी को अधिगम कहा गया। तो उसने पेड़ में सीखना ही क्या हुआ, उसका अधिगम हो गया। भले से उसने पेड़ में कभी चढ़ा नहीं था, लेकिन वो शेर देखने के कारण डर से वह चढ़ गया। यानी कि समस्या पर ही व्यक्ति किसी कार्य को करता है, बिना समस्या के तो वो करता ही नहीं है। ऐसा समझाने का इन्होंने प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं मित्रों, कोहलर नामक जो विद्वान थे, उन्होंने सुल्तान नामक एक चैंपियनजी है, कोहलर ने सुल्तान नामक चैंपियनजी है, इसको वनमानुष भी कह सकते हैं, इस पर प्रयोग किया मित्रों कि यानी सूझ का सिद्धांत किस प्रकार से विकसित होता है। तो इसको इन्होंने अच्छे प्रकार से समझाया है। तो आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। मित्रों, इन्होंने प्रथम चरण में क्या किया, फर्स्ट चरण में इन्होंने एक सुल्तान नामक एक जो चैंपियनजी है या वनमानुष है, इस वनमानुष को इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक बॉक्स में बंद करने के बाद यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक छड़ी रख दी और एक छड़ी रखने के बाद में यानी कि इस जो ये चैंपियनजी है या वनमानुष है, इसका हाथ ना पहुँच सके इतनी दूर ये केले के गुच्छे रख दिया मित्रों। जब इसको भूख लगी तो इसको भूख लगने के कारण ये जैसे ही इधर हाथ निकाल करके इनको पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसका हाथ इन केलों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब भी इसका हाथ इस केलों तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके दिमाग में अचानक से सूझ उत्पन्न होती है कि यार हो सकता है अपन जो ये छड़ी पड़ी हुई है, इस छड़ी से भी हम इन केलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो ये चैंपियनजी है, वनमानुष है, इसने इस छड़ी को उठाया और इस छड़ी की सहायता से इसने इन केलों को इधर पा लिया, इनके हाथ से पकड़ लिया, प्रयास कर लिया और इन्होंने केले प्राप्त कर लिए और उन्होंने भोजन कर लिया। मित्रों, दूसरे चरण में इन्होंने बताने का प्रयास किया। दूसरे चरण में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया कि ये जो चैंपियनजी है, इसको इन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया, वही पहली वाली परिस्थिति। लेकिन इस बार क्या है, इस बार केलों को क्या है, दुगनी दूरी पर रखा और इन्होंने एक छड़ी के बजाय इन्होंने 2 छड़ियाँ रख दी। तो जैसे इन बंदर को तो पहले ही पता था, बंदर नहीं कह सकते इनको, वनमानुष कह सकते, तो वनमानुष को तो पहले ही पता था कि हमने ये जैसे ही भूख लगेगी अपन एक छड़ी उठाएंगे और उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा ही किया, क्योंकि इन्होंने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीख लिया था कि छड़ी से ही ये केले प्राप्त होंगे। तो जैसे ही इन्होंने एक छड़ी को उठाया और एक छड़ी है जो यहाँ तक ही पहुँची मित्रों, ये यहाँ क्या है, इस केलों तक नहीं पहुँची। तो इसने सोचा कि यार ये तो यहाँ तक नहीं पहुँची, अब क्या करें। तो इसने दूसरी छड़ी को भी उठाया और इसने यहाँ जो पास में एक रस्सी थी उससे रस्सी से बांध दिया और दोनों को जोड़ करके इन्होंने केले प्राप्त कर लिए। मित्रों, दूसरी परिस्थिति में इन्होंने ऐसा किया। आगे हम बात करते हैं तीसरी परिस्थिति में मित्रों, जो कोहलर हैं, इन्होंने तीसरी परिस्थिति में केलों को बाहर तो नहीं रखा, लेकिन मित्रों एक बॉक्स रखा और बॉक्स के अंदर ही ये जो केले हैं, ये केले ऊपर लटका दिए, दीवार से लटका दिए। यानी कि एक कमरे में ये जो चैंपियनजी है ये बंद है और ऊपर केले लटका दिए। और जैसे ही ये हाथ पहुंचा था, इसका हाथ पहुंचा नहीं और जो पास में ये बॉक्स था इसमें चढ़ करके ये जो चैंपियनजी है इन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये यानी कि जो
पूर्व का जो ज्ञान है इसको आगे क्या है मॉडिफाई करता जा रहा है कि हम इस प्रकार से केले प्राप्त कर सकते हैं। चौथे चरण में देखते हैं मित्रों कि चौथे चरण में ये जो चैंपियन जी है इसको कमरे में बंद कर दिया और केले को छत पे लटका दिया गया। दो बॉक्स यहाँ पे रख दिए मित्रों, दो बॉक्स यहाँ पर रख दिए मित्रों। तो इन्होंने क्या है एक बॉक्स में चढ़ने का प्रयास किया, ये पहुंचे नहीं तो दूसरे बॉक्स को भी क्या है इन्होंने एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर रखा, ऊपर रखा और उसके ऊपर चढ़ करके इन्होंने केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स से उतारना सीखा था और उसे नहीं उतरा तो इन्होंने दो बॉक्सों को एक साथ रख के उतारना सीखा। यानी कि ये हमेशा ही पूर्व ज्ञान को काम में लेते आ रहे हैं। इन्होंने जैसे ही पिछली परिस्थिति में जैसा दिमाग लगाया था या जैसी इन्होंने सूझ उत्पन्न हुई थी उसको क्या है वह एक्स्ट्रा जोड़ते जा रहे हैं, दिमाग में वृद्धि करते जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं पंचम चरण की। मित्रों पंचम चरण की बात करें तो सुल्तान नामक एक बंदर है, सुल्तान नामक एक बंदर है और ये क्या है यहाँ पर सुल्तान नामक एक बंदर है मित्रों। और यहाँ पर एक जो बॉक्स है इस बॉक्स को क्या है बॉक्स के साथ में एक छड़ी रख दी और एक छड़ी रखने के साथ ही क्या है इसको सुल्तान को छोड़ दिया। जब याद करके यहाँ पे बात करने का प्रयास करता है तो पहुँचता नहीं है। उसने जैसे ही बॉक्स के अंदर भी चढ़ा यानी कि बॉक्स का भी इस्तेमाल किया और छड़ी का भी इस्तेमाल किया तो क्या है ये केले को उतार लेता है। तो मित्रों इनकी सम्मिलित रूप से कह सकते हैं अपन कि जो ये चैंपियन जी है इसने हमेशा ही पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखने का प्रयास किया और आगे प्रोसेस करने का प्रयास किया। तो मित्रों जो ये बॉलर थे इन्होंने इस बात से क्या सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की या क्या निष्कर्ष निकालने की कोशिश की हम देखते हैं। जो सुल्तान नामक जो प्राणी है वो प्रत्येक अगली परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों, मैंने कहा था ना पुराने अनुभवों से सीखता जा रहा था, तो पुराने अनुभवों के आधार पर यानी कि उसी प्रकार के यानी कि प्रत्येक प्राणी अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में अधिगम को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों इन्होंने क्या है पुरानी परिस्थिति के आधार पर ही नए अनुभवों का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या है अनुभव प्राप्त किया और इन्होंने प्रयोग किया। उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी क्या है उसी के प्रकार से पुरानी परिस्थिति का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थिति में क्या है वह अधिगम प्राप्त करता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक प्राणी की अपनी सूझ के आधार पर पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थिति में उनका उपयोग करता है। और मित्रों आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एक गेस्टाल्टवादी नहीं है, कौन सा एक गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो मित्रों आपको दिखाई दे रहे हैं कि कोहलर भी गेस्टाल्टवादी है, लेविन भी गेस्टाल्टवादी है, कोफ्का भी गेस्टाल्टवादी है, अल्पोर्ट भी गेस्टाल्टवादी है और मित्रों जो वर्दीमीर है ये वर्दीमीर ने तो ये क्या है गेस्टाल्टवादी का प्रतिपादन किया ही था। तो मित्रों इसमें क्या है वुडवर्थ नहीं आएगा, वुडवर्थ गेस्टाल्टवादी नहीं है, वुडवर्थ गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। और जो अल्पोर्ट है अल्पोर्ट ने क्या है गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया था मित्रों, इन्होंने आगे बढ़ाया था। आगे हम बात करते हैं मित्रों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि G.W. अल्पोर्ट ने गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या किया एक प्रयोग किया था। अल्पोर्ट ने एक प्रयोग किया था और इसमें क्या है 44 बच्चे थे, 44 बालकों पर प्रयोग किया था। 44 बालकों पर प्रयोग किया और उनकी आयु लगभग कितनी थी 18 माह से 48 माह थी। कितनी 48 यानी कि 48 माह थी। 18 माह से 48 माह के बीच के बच्चे थे। और मित्रों इनको क्या है एक स्थान पर क्या है सभी को बुलाया गया और विभिन्न प्रकार के खिलौने इनके सामने रख दिए। विभिन्न प्रकार के खिलौने अलग अलग जगह पर इनके सामने रख दिए, यानी कि इनको क्या है ऊंचे स्थान पर, कहीं को ऊंचे स्थान पर कहीं को नीचे स्थान पर ऐसे रख दिया मित्रों। ऊंचे स्थान पर ऐसे समझिए ऊंचे स्थान पर रख दिया। 44 बच्चों को जैसे ही खिलौने दिखाकर ऊंचे स्थान पर रखे तो प्रत्येक बालक को क्या है स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि जिनकी जो मतलब स्वतंत्र यानी कि खिलौने लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया मित्रों। और इससे क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि प्रत्येक बच्चे को खिलौने लेने के लिए जैसे ही छोड़ा तो इन्होंने यह देखा कि जिस बच्चे की आयु अधिक थी उन्होंने खिलौना क्या है पहले प्राप्त किया और जिन बच्चों की आयु कम थी उन्होंने खिलौना बाद में प्राप्त किया। इससे
इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं की अपेक्षा मानव संतानों में सूझ अधिक होती है और आयु बढ़ने के साथ साथ सूझ बढ़ती जाती है मित्रों। यानी कि जिनकी जो बड़े बालक थे उन्होंने खिलौना पहले प्राप्त किया और छोटे बच्चे थे उन्होंने खिलौना बाद में प्राप्त किया। तो इन्होंने इस बात से यह निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं की अपेक्षा जो मानव संतान है इनकी जो सूझ है ये अधिक होती है और आयु बढ़ने के साथ साथ ही क्या है ये बढ़ती चली जाती है। मित्रों इस सिद्धांत का किस में उपयोग होता है? तो इस सिद्धांत का उपयोग होता है मित्रों पाठ्यक्रम का निर्माण में, यानी कि पाठ्यक्रम है इसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। और मित्रों पूर्ण से हंस की ओर ये क्या है? शिक्षण सूत्र पर आधारित है। पूर्ण से हंस की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और ये पूर्ण से हंस की ओर शिक्षण सूत्र है मित्रों ये किसने दिया था? ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और समस्या की समग्रता पर बल देता है मित्रों, समस्या की समग्रता पर बल देता है और तर्क व चिंतन के विकास का मदद करता है, तर्क और चिंतन के विकास में भी मदद करता है और सोच के महत्व को स्पष्ट करता है। आगे हम बात करते हैं तलरूप अधिगम सिद्धांत। मित्रों यह दिया था कोर्ट लेविन ने 1916 से 1946 में। इसको तलरूप अधिगम सिद्धांत या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मित्रों कोर्ट लेविन ने एक बालिका पर इन्होंने प्रयोग किया, 1 वर्ष की एक बालिका है और इस बालिका पर प्रयोग किया कि जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने एक खिलौना यहाँ पर रखा हुआ है और इस बच्ची को इस खिलौना लेने के लिए क्या कहा। तो जैसे ही खिलौना लेने जाती हैं ये बच्ची, इन्होंने यहाँ पे क्या है एक दीवार टाइप का कुछ रख दिया। तो बच्ची ने इसको प्राप्त करने के लिए दूसरी दिशा को चुन लिया, यानी कि दूसरी दिशा को चुन लिया तो वह इधर से जाने लगी। तो यानी कि जो लेविन है इन्होंने इधर भी एक दीवार टाइप का रख दिया, यानी कि कुछ पत्थर या ईंट टाइप का रख दिया, कुछ भी इसके आगे रख दिया। तो क्या है फिर बच्ची ने इधर होके जाना प्रारंभ कर दिया। तो बच्ची ने इधर जाना, यानी कि जो बालिका थी इधर जाने के बाद में इन्होंने इधर भी एक क्या है बाधा खड़ी कर दी। और बाधा खड़ी करने के बाद में यानी कि बालिका अंत तक प्रयास करती रही और इन्होंने इधर से प्रवेश करने का कोशिश की। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक भी इन्होंने कुछ इधर बाधा प्रदान कर दी, यानी कि बाधा रख दी, दीवार खड़ी कर दी। और मित्रों इन्होंने इतना सा रास्ता छोड़ा और बालिका अंत तक प्रयास करते हुए इस खिलौने को प्राप्त कर लेती है। और अब बच्ची के मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? लेविन से बोल रही होगी कि और भी तुझे रखना है तो रख दे। तो यानी इससे हम उनको ये शिक्षा मिलती है कि अंत तक समस्या का सामना करते हैं तो क्या सफलता मिल ही जाती है। यह हमारे जीवन का भी एक आधार होना चाहिए, इससे हमको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो मित्रों बाधा या समस्या ये जीवन विस्तार है, बाधा या समस्या जीवन विस्तार है मित्रों। और बाधा या समस्या यदि नहीं होगी तो हम जीवन में क्या है विस्तार करना नहीं सीखेंगे, हम कार्य करना नहीं सीखेंगे, हम बाधा का निवारण करना नहीं सीखेंगे, हम समस्याओं का सामना करना नहीं सीखेंगे। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो सामाजिक वातावरण में अन्य व्यक्तियों के सामने कई बाधाएं उपस्थित होती है, लेकिन इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। क्या है मित्रों? ये घर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मतलब है घबराना नहीं चाहिए और इनका मुकाबला करना चाहिए और मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी को क्या है इन्होंने जीवन विस्तार नाम दिया। तो यह इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे जीवन में इससे हमको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बालिका ने अंत तक प्रयास किया, इन्होंने कितनी दीवार लगाने की प्रयास की लेकिन अंत तक इन्होंने खिलौना प्राप्ति कर लिया, बालिका ने खिलौना प्राप्ति कर लिया। तो मित्रों हमको इससे सिद्ध होता है कि हम भी हमारे अंत तक जीवन तक यदि प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करने के बाद अवश्य ही सफलता मिलती है। तो मित्रों कभी भी रुकना नहीं चाहिए मित्रों। यदि हम रुक जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बाधाएं और भी दुगनी विस्तार लेकर के आती है मित्रों। तो यदि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और इनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं, इनका समाधान कर लेते हैं, इनको हटाने का प्रयास कर लेते हैं, इसी को हम क्या कर सकते हैं? जीवन विस्तार कर सकते हैं। मित्रों इसकी क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की? तो इस सिद्धांत की उपयोगिता की बात करें
तो ये सामाजिक प्रेरणा प्रदान करने में भी इम्पोर्टेंट है। यदि हमने यदि बात की अभी कि हमको कभी भी क्या है हार नहीं माननी चाहिए, तो ये भी एक सामाजिक प्रेरणा हो गई। और परिस्थितियों से मुकाबला करने की भी क्या है यह सलाह देती है। और आवश्यकता पड़ने पर क्या है जोखिम उठाने की भी आवश्यकता देती है मित्रों। आवश्यकता पड़ने पर जोखिम उठाने की आवश्यकता देती है और नहीं डरने की भी यह सीख देती है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, ये हुआ सिद्धांत खत्म हो गया और ज्ञानात्मक क्षेत्र में ही चल रहे हैं अपन। ज्ञानात्मक क्षेत्र में हमने इनकी गेस्टाल्टवाद को देखा और यह कोटलेविन का सिद्धांत देखा, तारूप का सिद्धांत, और इसी प्रकार से यह अल्पोर्ट का सिद्धांत प्रयोग देखा हमने। अल्पोर्ट का प्रयोग देखा था हमने कि किस प्रकार से इन्होंने 44 बच्चों पर प्रयोग किया और अधिक आयु वाले बच्चों ने तो क्या है खिलौने जल्दी प्राप्त कर लिए और कम आयु वाले बच्चों ने खिलौने बाद में प्राप्त किए। तो हमने ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके क्या है, ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत है। तो हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो मित्रों है यह 1977 से 78 में दिया था। और किसने दिया था मित्रों? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। उस सिद्धांत को अनुकरण या मॉडलिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। इन्होंने प्रयोग किया था एक जोकर पर या गुड़िया पर, एक जोकर या गुड़िया पर प्रयोग किया था मित्रों। और इन्होंने जोकर या गुड़िया पर प्रयोग किया था। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या बालक दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए उन व्यवहारों को अपनाता है जिन्हें हम मॉडलिंग कहते हैं। मित्रों, किसी भी इनकी कोई भी व्यक्ति है जो इनकी किसी को देखकर किसी के व्यवहार को देखकर क्या है अपने अंदर ढालने का प्रयास करता है। कि जैसे कि छोटा बच्चा है अपने परिवार में रहता है तो वह हमें देखकर हम जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाना खाने का प्रयास करता है और हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से ये सिद्धांत इसी की बात कर रहा है। और मॉडलिंग सिद्धांत उसे भी कर सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में क्या है हमको किसी व्यक्ति को आदर्श मान लेते हैं, किसी एक्टर को या किसी राजनेता को या किसी भी जैसे कि समाज सेवक को हमारा यानी आदर्श मान लेते हैं, तो हम उसी के प्रकार क्या है चलना पसंद करते हैं, उसी की बातें सुनना पसंद करते हैं। उसके बारे में हम एक भी शब्द नेगेटिव नहीं सुनते, तो उसी के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो यह अल्बर्ट बांडुरा ने समझाया। मित्रों, सामाजिक वातावरण है जो कैसे होता है। तो सामाजिक वातावरण में मित्रों व्यवहार कैसे होता है, इसको निरीक्षणात्मक या अनुकरण का या मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। जो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है इसको हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को निरीक्षणात्मक सिद्धांत इनकी बच्चा निरीक्षण करते हुए सीखता है, अनुकरण करते हुए सीखता है, मॉडलिंग करते हुए सीखता है, मॉडलिंग को देख करके सीखता है। मित्रों, हम इसको क्या है सामाजिक वातावरण में जो व्यवहार होता है, यानी कि सामाजिक वातावरण में व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक तो मान्य व्यवहार और एक अमान्य व्यवहार। मित्रों, जो मान्य व्यवहार है, अच्छे व्यवहार है, इसको क्या है ये ग्रहण करने लायक होता है। और ये जो अमान्य व्यवहार है, इनकी बुरा व्यवहार है, इसको छोड़ देना चाहिए। और इसी को क्या है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। यानी कि हमारे सामाजिक में जो उपयोगी हैं उन व्यवहारों को अपनाना सामाजिक अधिगम कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जोकर साधारण वातावरण से सीखकर रंगमंच पर कार्य उसी प्रकार से करता है। मतलब ये जोकर होता है, ये भी एक साधारण क्या है वातावरण से ही कुछ सीख करके क्या है रंगमंच पर कोई भी प्रस्तुति करता है। तो ये हमारे जो साधारण वातावरण की हमारे सामाजिक में जितने भी बातें हैं उन्हीं को निकाल करके वो लाता है और रंगमंच पर अभिनय करता है। तो उन्हीं से हमको हंसाता है, गुदगुदाता है, हमारा मनोरंजन करता है। तो मित्रों, इन्होंने ये बताया कि उसी प्रकार से जैसे कि ये जोकर हंसाता है या रंगमंच पर अभिनय करता है, तो उसी प्रकार से एक छोटा बालक परिवार या घर वालों के व्यवहार को सीख कर, मैंने कहा था कि घर वालों के व्यवहार से अनुकरण से खाना पीना देख करके वह भी खाना पीना की कोशिश करता है, बोलने का प्रयास करता है। तो एक इनकी छोटा बालक है जो परिवार के या घर वालों के व्यवहार को देखकर क्या है इनकी गुड़िया नामक एक खिलौना होता है, इस खिलौने पर क्या है अपना व्यवहार अपनाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बालक है, अब बालक क्या है जो भी व्यवहार सीख लेता है तो क्या है वह गुड़िया पर अपनाता है।
और गुड़िया पर कैसे अपनाता है मित्रों, यानी कि गुड़िया से ही बातें करता है वह, गुड़िया को खाना खिलाता है वह, गुड़िया से ही बोलता है, गुड़िया को खिलाता है, गुड़िया को नहलाता है, आदि चीज़ें क्या है गुड़िया के साथ में करता है। तो मित्रों वो यानी कि जो उसने परिवार में सीखा वह गुड़िया के साथ में करने लगा। तो बांडुरा ने इस सिद्धांत की क्या है प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है मित्रों, प्रेक्षणीय या निरीक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा है। और इसकी उपयोगिता क्या है मित्रों, इसका निकल कर क्या आता है कि इसका उपयोग किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि मानवीय व्यवहारों को ग्रहण करने पर जोर देता है मित्रों, और माता पिता तथा शिक्षकों को क्या है मार्गदर्शक देता है, माता पिता तथा शिक्षकों को भी मार्गदर्शन देता है मित्रों यह सिद्धांत कि इस प्रकार से बालक को सिखाना चाहिए कि उनको क्या है मानवीय व्यवहार को ही अपनाने की सलाह देनी चाहिए। बच्चे को मानवीय व्यवहार को ग्रहण करने की यानी कि अच्छी आदतों को ही देना चाहिए, बच्चे को अच्छी आदतें प्रेषित करना चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। यदि बुरी आदतें देंगे, यदि बुरी आदतें उसको बताने का प्रयास करेंगे तो मित्रों वो बुरा ही सीखेगा, और यदि अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही बनेगा। यहाँ मुझे मेरा एक दोहा याद आता है मित्रों, मेरा तो क्या संतों का दोहा है, तो वो याद आता है कि भलो के बुरो होते है बिगड़ जाते हैं वंश, हिरणाकुश के प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। मित्रों यदि अच्छे व्यक्ति के बुरा पुत्र जन्म लेता है तो क्या है ये पूरे वंश को बिगाड़ देता है, और यदि मित्रों बुरे व्यक्ति के यदि अच्छा संतान पैदा हो जाती है तो वो पूरे वंश के दाग को मिटा देता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि बुरे और अच्छे को हम समझ सकते हैं, जैसे कि उग्रसेन जी महाराज के उनके पुत्र हुए कंस, क्या हुए कंस। तो इस कंस ने क्या है ये जो उग्रसेन जी महाराज जी बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, इन्होंने क्या है अपने कुल के लाछन लगा दिया कंस ने। तो क्या है ये भले आदमी थे, ये बुरे आदमी थे। दूसरी बात करें हम हिरण्यकश्यप की, तो हिरण्यकश्यप क्या है दुष्ट व्यक्ति थे, और इनको क्या है अच्छा पुत्र होने के कारण भगवान को क्या है भक्ति के माध्यम से इन्होंने प्रसन्न किया और अपने कुल का दाग मिटा दिया, यानी कि राक्षस इनके पिता राक्षस थे तो राक्षस कुल का इन्होंने नाम मिटा दिया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि यदि बच्चे को अच्छे आचरण में हम डालने का प्रयास करेंगे तो अच्छे आचरण वाला ही बन जाएगा, यानी कि अच्छे संस्कारों वाला बन जाएगा, और यदि उनको बुरा ज्ञान देने का कोशिश करेंगे तो बुरा ही बन जाता है। तो मित्रों हमको अधिक से अधिक अपने बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं, उनको क्या है अच्छे वातावरण में परवरिश करनी चाहिए ताकि वह अच्छा व्यवहार सीख सके, अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सके। तो मित्रों आज का जो ये है साइकोलॉजी का लेक्चर है आज यहीं तक रहने देते हैं, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों अभी तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।